हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 3 चैप्टर खूब बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इसके बिहेव पर हम लोग अब तक कुल 10 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस या फिर पहले वाले चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप सीरियल वाइज 1 बाय 1 आप लेक्चर को अटेंड करते आइए, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आने वाला सारी बातें सब क्लियर होने वाली है। ओके, आपको मैं यहीं के यहीं याद करवा कर भेजूंगा, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह। ठीक है, और थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं आप सबसे ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपका क्लास में एक हफ्ते से नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट आज से पूरा रेगुलर हो गया आपका क्लास और डेली बाय डेली चलेगा। उसी टाइम पर 5:15 पर, शाम 5:15 पर हम लोग डेली बाय डेली प्रीमियर आने वाले हैं। ओके, और अर्जुन सर जी 4:15 पर तो आ ही रहे होंगे, वो अपना वीडियो लेकर आते हैं। बट हमारा थोड़ा एक हफ्ता से हेल्थ प्रॉब्लम इशू होने के कारण नहीं आ रही थी वीडियो, तो अब आएगी डेली बाय डेली। ठीक है, आप टेंशन ना लें, आपका जनवरी जाते जाते सारा सिलेबस जितना मतलब मैथ का या फिर साइंस का जितना है उतना कवर करा दिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो लेट्स हम लोग देर न करते हुए अपना वीडियो करते हैं। तो देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, और उसमें हम लोग समचक्रीय और विषम चक्रीय देखे थे। विषम चक्रीय हम लोग देखे थे और समचक्रीय, समचक्रीय के 2 प्रकार एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इतना हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे और बिल्कुल खूब बढ़िया से हम लोग इंजॉय करते हुए सारी बातें पढ़ चुके थे। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा उससे आगे, समावयवता। ठीक है, समावयवता। ठीक है, समावयवता शब्द ये है, ये होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है समावयवता में। तो देखिए, समावयवता हम लोग किसको कहेंगे, जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सारे जगह स्कैन हो जाने वाले हैं, आप बस लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, और देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए तो इससे पहले वाले वीडियोस को देखकर ही अगले वीडियो में आप आया कीजिए। ठीक है, चलिए, अपना तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देखते चलिए। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए बिल्कुल आपसे बातें करने के लिए लाइव आने वाला हूं। जब आऊँगा तो आपको मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं अब लाइव आऊँगा और आपसे डायरेक्ट यहाँ से बातें मैं करूँगा। ओके, आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जितना पढ़ाएं उतना कंप्लीट कर लीजिए, उससे आगे हम लाइव में आएंगे। तो आप पहले के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे तभी आगे तो जाएंगे, तो इसलिए आप पहले के लेक्चर्स को जल्दी से अटेंड करके आप हमारे साथ हो जाइए और लाइव हम लोग बातें करने वाले हैं। ओके, चलिए, लाइव पढ़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ओके ना, चलिए, तो समावयवता क्या होता है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एक मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक आपके सामने यौगिक लिख दिया C6H, आपका हो गया 14। ठीक है, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का क्या है, अणु सूत्र है। कौन सा सूत्र है, आप बोलेंगे अणु सूत्र है। ओके, अच्छा, इसका हम संरचना सूत्र लिखें तो आइए देखते हैं संरचना सूत्र इसका। तो कै गो कार्बन है, 6 गो, तो मैंने कहा 6 कार्बन लिख लीजिए। कै गो, 1 2 3 4।
5, इधर 1 लिख लेते हैं 6, बहुत ज़्यादा दूर दूर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप सबके बीच क्या कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ये सब हमने आईपीएससी में आप पढ़ रहे थे तभी सीख लिए थे ना। अब इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। कितना होता है कार्बन की संयोजकता, 4। तो 4 कार्बन की संयोजकता होती है, तो इसको पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगा, 3 ना। एक ये है और 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4, 3 हाइड्रोजन आ गया, 3 बंध बना देगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक, इसका मतलब ये ऐसे ना, ऐसे 3 हाइड्रोजन जुड़ गया और ये इसके साथ कार्बन जुड़ गया, इसकी संयोजकता पूर्ण दिख रही क्या, हाँ ऐसे ही सब दिखेगा। ओके, और ये दूसरा कार्बन। अच्छा, इसको पूरा करने के लिए इतने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ना, देखिए 1 2 3 4 होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको 3। ये एक संरचना सूत्र बनकर आ गया। क्या, ये एक संरचना सूत्र बनकर आ गया इस यौगिक के अणु सूत्र का। ठीक, इस अणु का ये संरचना सूत्र हमने एक बना दिया। और तरीके से बना सकते हैं क्या, और तरीके से बना सकते हैं क्या, इसमें 2-3 को निकालिए और लटका दीजिए श्रृंखला, तो क्या अच्छा हुआ ना, CH3 CH2 CH3, क्या 1 2 3 4, ये CH3 CH2 CH3, 6 को हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन भी गिन लीजिए, 3 3 6 3 9, 1 10 3 13 2 15, व्हाट इज दिस, कहीं गड़बड़, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ओ नो, यहाँ देखिए कार्बन की संयोजकता ज़्यादा हो रही, यह कार्बन केवल रहेगा ना, इसलिए गड़बड़ होता है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 है, अब सही है ना। यहाँ पर 5 संयोजकता हो जाती है अगर हाइड्रोजन लगाते तो, जो कि कार्बनिक संयोजकता 4 होती है, तो हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं। तो ये एक अणु सूत्र हो गया, सॉरी संरचना सूत्र दूसरा हो गया। और बना सकते हैं क्या, अरे बहुत सारा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं CH3 ऐसे 2 हो गया, CH2 CH 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक मैंने बना दिया तीसरा नंबर। ठीक, और बना सकते हैं बहुत सारा, CH3 यहाँ ये CH2 CH3। अब बोलिए ये, तो ये देखिए एक ही अणु सूत्र है, एक ही अणु सूत्र है, उसका संरचना सूत्र ये बन गया, उसी अणु सूत्र का संरचना सूत्र हमने ये बना दिया, उसी अणु सूत्र का संरचना सूत्र ये और ये बना दिया। जितना चाहे आप बना सकते हैं, जितना बन सकता है भाई, एक लिमिट तक बनेगा, जितना बन सकता है आप बना दिए। मैंने यहाँ पर आपको कुल 4 बनाकर दिखा दिया। आप सुनिए, ये देखिए, ये जो है आपका यौगिक, इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं तो कह गए 6 को, कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा। क्या, हेक्सेन। अब बोलिए इसका नाम हेक्सेन, इसका नाम लिखते हैं तो क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि यही लंबी श्रृंखला है आपका ना। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2, जैसे 1 2 3, यानी कि नंबरिंग इधर से, तो ये क्या होगा 2,2 डाइमेथिल ना। बोलिए, अगर आपको आईपीएससी नाम नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप जहां आईपीएससी नाम पढ़े हैं उस वाले वीडियोस को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आपको पूरा बढ़िया से थंबनेल पर लिखा होगा आईयूपीएससी नाम, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखा रखा है, आपको वहीं से खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है वहाँ से, ठीक है। चलिए, तो 2,2 डाइमेथिल और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। ये देखिए इस यौगिक का नाम तो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी कि ये यौगिक अलग, ये यौगिक अलग, यानी कि अगर इसको एक में कर दिया जाए तो ये अणुसूत्र बनकर तैयार, इसको भी एक में कर दिया ये बनकर तैयार। समझ में आ रहा ना। अब देखिए, बट इसका संरचना हम अलग अलग बना रहे हैं तो यौगिक का नाम भी अलग अलग हो रहा है, यानी कि अलग अलग यौगिक हो रहा है, तभी ना। इसका आईपीएससी नाम आप खुद बताएंगे, इसका आईपीएससी नाम आप खुद बताएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ। तो अब देखिए
तो अगर इसका संरचना सूत्र अलग कर रहे हैं हम लोग तो यौगिक भी अलग हो रहा है। इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है कि ये है यौगिक, ये और ये, ठीक, अलग अलग यौगिक बन गया। समझ में आया? जैसे हमने कहा ये यौगिक है, इसका संरचना सूत्र ये और ये भी हो गया, सपोज दैट, तो ये दूसरा यौगिक हो गया, ये तीसरा यौगिक हो गया, बट दोनों का अणु सूत्र सेम है। तो जब ऐसी घटना होती है ना, ऐसी घटना, तो समान घटना कहलाता है समावयवी यौगिक कहलाएंगे। तो ये दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे, समावयवी यौगिक। और ये जो घटना घटित हो रही है ना समान अणुसूत्र होने का, ये समावयवता कहते हैं। तो एक लाइन में हम लोग लिख लेंगे कि जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को समावयवी यौगिक कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्या बात समझ में आया? फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र समान, ठीक, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है तो ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। आपको पूरा बात समझ में आया होगा। मैंने उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि इसी अणु का संरचना सूत्र ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, अलग अलग हो गया, परंतु अगर सबको मिलाकर लिखा जाए तो यही होगा ना अणुसूत्र, ठीक। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं समावयवी यौगिक और ये जो घटना घटित होता है उसको बोलते हैं समावयवता। आई होप आपको सारी बातें समझ में आया होगा। अब देखिए समावयवता का परिभाषा पूछता है और उदाहरण देने के लिए कहता है, तो आप समावयवता का उदाहरण कब देंगे, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम से कम आप 5 कार्बन लीजिएगा, ठीक है, कम से कम आप 5 कार्बन लीजिएगा और इधर उधर करके आप बहुत बना सकते हैं। यहाँ से बस एगो हटाइए, एगो हटाइए, यहाँ से यहाँ पर लगा दीजिए, एगो हटाइए यहाँ लगा दीजिए, फिर दूगो हटाइए लगा दीजिए, फिर एक को यहाँ लगा दीजिए, एगो वहाँ लगा दीजिए, दूगो हटा लगा दीजिए। ऐसे करके आप कई बना सकते हैं इसका समावयवी यौगिक। समझ में आया ना? तो बहुत आसान है समावयवता। बस आप ध्यान रहे कि यहाँ 5 कार्बन से ज़्यादा लेंगे। आप एल्केन, एल्किन, एल्काइन सबका बना सकते हैं, ओके, एल्कोहल जिसका मन उसका बना सकते हैं, कई तरह का। समझ में आया? तो समावयवता आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के गुण की तरफ, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कार्बनिक यौगिकों के गुण। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। बारी बारी से हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, ठीक। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण हेडिंग लगा दीजिए। इसमें पहला नंबर आप हेडिंग लगाइए दहन। दहन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो देखिए हम जब कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को दहन कराते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जल, H2O, जल। दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा नंबर उष्मा। और चौथा नंबर उसके साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इतना बात उत्पन्न होता है। जैसे कार्बनिक यौगिक, अब लकड़ी जानते हैं, लकड़ी देखो, कार्बनिक हम लोग किसको कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ जिसको जलाने पर काला हो जाए। क्या लकड़ी को जलाते तो काला होता है या नहीं होता है ना। अब देखिए लकड़ी को एग्जाम्पल लेकर करते हैं, लकड़ी को जलाया काला हो गया यानी कि वो कार्बनिक पदार्थ है, ये बात मान लिए, ठीक। अब देखिए अगर लकड़ी को जलाएंगे तो जैसे ऐसे मान लीजिए कि सपोज दैट ये लकड़ी है, यहाँ जलाए हो तो देखोगे इसके ठीक जल रहा है जहाँ, उसके ठीक बाद ना थोड़ी सी दूरी पर पानी की बूंदे तो देखने को मिलती है ना, पानी, समझ में आया? तो जल है ना, तो जलाए तभी ना जल निकला। अच्छा, अब उसके बाद धुआं निकलता है, क्या धुआं हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, समझ में आया क्या, धुआं ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो मान लो। अब उसके साथ उष्मा, जलाते हैं तो भैया हमको आँच लगती है, वो उष्मा है। अच्छा, जलाते हैं तो अंधेरा में जलाएंगे तो हमको चारों तरफ दिखने लगेगा, प्रकाश है ना, प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं ना किसी वस्तु को, तो
प्रकाश उत्पन्न हुआ ना। क्या बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो कार्बनिक यौगिकों को जलाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। समझ में आया? दहन की क्रिया समझ में आई कि नहीं? आए ना? एकदम आएगी, सारी क्रियाएं समझ में आएगी। रासायनिक अभिक्रिया जितना है सारी समझ में आने वाली है। तो ध्यान से आप बस समझते रहिए और हमको सुनते रहिए। अब देखिए, तो दहन में क्या करेंगे? दहन किसे कहते हैं? वे क्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन की क्रिया कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को, देखो, कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर यानी कि दहन करने पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इतना हम लिख लेंगे। कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या बात समझ में आई? क्या बोलिए, आपको बात समझ में आई ना? अगर हमने कहा कि हमारा शर्ट है, शर्ट जलाएंगे तो क्या क्या मिलेगा? सीधा कहेंगे, जलाएंगे तो काला होगा, इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, तो हम लोग तुरंत जब जान जाएंगे कार्बनिक पदार्थ है, तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप जलाइएगा ना तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और उष्मा हमको प्राप्त होगी। किसी भी आप कार्बनिक यौगिक को जलाइएगा तो आपको इतना बात जरूर, इतना आपको मिलेगा। समझ में आया क्या? बोलिए, इतना बात आपको समझ में आया? तो इतना आप याद रख सकते हैं। अगर मैंने कहा आप कोयला को जला दिए, कोयला कार्बन है ना, कार्बन को संकेत से कोयला को भी, अगर कोयला का सूत्र कोई पूछे तो सी आप बता सकते हैं। अगर कोयला को जला दिया जाए किसकी उपस्थिति में? भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ लिख देंगे दहन। जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन कराएंगे ना तो आप ऐसे आंख मूंद कर बता सकते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक, तो तुरंत लिखेंगे जल H2। अब बताइए, कोयला को जलाएंगे तो जल मिलेगा क्या? ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जल नहीं मिलेगा। इतना बात समझ में आना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन है इसलिए जल नहीं मिलेगा। तो जल नहीं मिलेगा तो आपको उष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, तीन बात मिलेगी। तो यहाँ पे कहेंगे CO2, धन उष्मा और प्रकाश। समझ में आया? ऐसे कोई पूछे, अगर मान लीजिए आपको मेथेन जलाने के लिए कह दिया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है, जलने की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? जलाने में किसी पदार्थ को सहायता करता है। अगर इसको दहन कराएं, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है क्या? है ना, तो इसका मतलब जल श्योर बनेगा। तो क्या क्या बनेगा? जल, H2O, CO2 और प्रकाश और उष्मा। समझ में आया क्या? इतना बात समझ में? अगर मैंने कहा C2H6 को जला दिए, क्या आप कहेंगे? तो बस मैंने यही बोला है आपको कि ये याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक को जब भी जलाएं, अगर कार्बनिक यौगिक है उसको जलाएंगे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और उष्मा प्राप्त होगी। क्या बात समझ में आया? इतना आपको क्लियर हुआ क्या? अगर मैंने कहा C2H4 जला दिए, दहन करा दिए, क्या आएगा? यही सब आएगा या नहीं? यही सब आएगा ना, ये आएगा। अगर मैंने कहा C2H2O2, ठीक, ये क्या है? एसिटिलीन एथीन, ठीक, इसको जला दिए, दहन करा दिए भैया। आप क्या बोलोगे कि गुरुजी हमने याद रख ली कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो जिसमें हाइड्रोजन होगा वो जल देगा, जिसमें नहीं होगा वो जल नहीं देगा। और इतना बात हमेशा याद रखिएगा कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है कार्बनिक यौगिक को जलाने पर। क्या आपको दहन की क्रिया अच्छा से समझ में आएगा ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया ना? अब थोड़ा सा आप एक बात और जान लीजिए। देखिए होता क्या है, अच्छा हम लोग के घरों में कौन सी गैस का यूज होता है? तो आप बोलेंगे एथीन गैस का। कौन सी गैस का? एथीन गैस का। क्यों ऐसा होता है? C2H4 ये होता है। ठीक है, एथीन गैस का यूज हम लोग करते हैं, ठीक, खाना बनाने के लिए।
अच्छा, क्यों इसी का होता है? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं? हम लोग इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इससे पहले। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है, उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना बात समझ में आना। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बढ़िया से चलते हैं नीली ज्वाला के साथ। क्या? नीली ज्वाला के साथ। और जो नीली ज्वाला होता है ना, वो सबसे बढ़िया ज्वाला माना जाता है अग्नि में। ठीक है, अग्नि में सबसे बढ़िया ज्वाला नीली ज्वाला को माना जाता है। और आपका एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे क्या होता है कि आपका ज्वाला निकलता है पीली। कैसी ज्वाला? पीली ज्वाला निकलती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ साथ जलाते हैं ना इसे, तो ज़्यादातर धुआं देता है। तो जो भी पदार्थ ज़्यादा धुआं देते हैं ना, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होते हैं? एल्कीन और एल्काइन ना, एल्काइन। ठीक, और इसमें एल्केन, एल्केन हमको पता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होता है। तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब एल्केन को जलाते हैं तो नीली ज्वाला के साथ कम धुआं देता है, एल्कीन को जलाते हैं तो पीली ज्वाला के साथ अत्यधिक धुआं देता है। इसलिए हम लोग अपने भोजन को बनाने के लिए जिस भी गैस का यूज करते हैं ना, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन गैस कौन सा है? एथीन। ठीक है, कौन सी गैस का यूज करते हैं? एथीन। अब सुनिए, जितना ही अधिक मतलब जितना ही ज्यादा कार्बन की मात्रा होगा एल्केन में, उतना ही अच्छी ज्वाला हमको मिलेगी। समझ में आया? तो ये जब भी हम लोग यूज करते हैं, मेथेन का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कम ऊष्मा मिलती है एथेन के तुलना में। ठीक है, एथीन कहें, एथेन सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, एथेन। ठीक है, एथेन हम लोग लगाते हैं, समझ में? एथेन गैस। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे तो हम लोग C3H कितना हो जाएगा? 6 2 8, इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जितना अधिक से अधिक कार्बन होगा, हमको ज्वाला उतना ही बढ़िया से मिलेगी, उतना ही अत्यधिक तीव्र गति से, मतलब उतना ही अत्यधिक नीली ज्वाला मिलेगी और कम धुआं भी होगा। समझ में आया क्या? तो इसीलिए हम लोग मेथेन का यूज न करके एथेन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो आप सबसे बढ़िया ज्वाला कौन सी ज्वाला होती है? नीली ज्वाला। और कौन से मिलता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन होते हैं? एल्कीन। समझ में आया ना? इतना बात। अब आगे हेडिंग लगा लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे हेडिंग लगा लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, हेडिंग लगा लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग पहला चैप्टर जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़े होंगे। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहाँ पर कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से किसी यौगिक के परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं दूं तो वहाँ पर मैं खूब बढ़िया से आपको समझाया हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। जैसे AB कोई यौगिक है, इसमें हम C से अभिक्रिया कराएं तो ये मान लीजिए कि A को अलग कर दिया और C वहाँ आ गया तो C भी बन गया, और A को अलग कर दिया यानी कि C इसके स्थान पर स्थापित हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक वैसे ही किसी कार्बनिक यौगिक में ना, यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। तो यहाँ पर्टिकुलर कार्बनिक यौगिक केवल लेंगे। ठीक है, हाँ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से कोई तत्व क्रिया करके उसके मतलब कि यौगिक के किसी एक परमाणु को स्थापित करके खुद
वहाँ पर उपस्थित हो जाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं आपको कहूँ, एक होता है क्लोरीनीकरण, यानी कि मेथेन CH4 है, क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। इसमें थोड़ा सा सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया करता है मेथेन क्लोरीन के साथ। तो देखिए क्या होता है कि ये क्लोरीन ना एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, यानी कि CH3Cl बनाता है और प्लस H, ठीक है, H। ये क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अगर ये क्लोरीन की मात्रा अगर कम होगी मेथेन के साथ, जैसे आप एक बर्तन लिए, इसमें मेथेन गैस भर दिए और यहाँ से एक ढक्कन लगा दिए कि मेथेन गैस बाहर ना निकल पाए, ठीक। इसमें किसी पाइप या कुछ मतलब किसके सहायता से इसके अंदर आप क्या कर दिए, क्लोरीन गैस भरने लगे, ठीक। इसमें क्लोरीन गैस आप भरने लगे तो क्या होगा, वैसे तो कभी भी गैस हम लोग नीचे से भरते हैं ना, कि नीचे से भरेंगे तो गैस नीचे नहीं, यहाँ से नीचे से मान लीजिए गैस हम लोग भरना स्टार्ट किए, क्लोरीन गैस, ठीक। मान लीजिए कि केवल 2 ही अणु क्लोरीन का भरे तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब 2 से अधिक, मान लो 10, 20, 50 ऐसे अणु भरे, यानी क्लोरीन की मात्रा क्या कर दें, मात्रा अधिक कर देंगे, तो ये क्या होगा ना कि बारी बारी से क्लोरीन सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। कैसे करेगा, देखिए, ये क्लोरीन मेथेन के से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके HCl बनाया, पुनः अभी क्लोरीन बचा रहेगा तो पुनः CH3Cl से क्लोरीन गैस से क्रिया करके पुनः CHCl2 प्लस HCl का निर्माण करेगा। फिर से यही क्रिया होती जाएगी और तब तक होती रहेगी जब तक कि क्लोरीन सभी हाइड्रोजन को विस्थापित ना कर दे। तो क्या हो जाएगा, CHCl2 अधन Cl2 क्या हो जाएगा, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगा, विदाउट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पर क्या बन गया, HCl, एक H निकल गया, यहाँ पर केवल C बच गया, CCl क्या हो गया, यहाँ CH2, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ CH2Cl2 होगा, यहाँ CH2Cl2 तो CHCl3 बन गया। पुनः एक बार और क्लोरीन क्रिया करेगा CHCl3 प्लस Cl2 के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो CCl4 अधन HCl का निर्माण करेगा। यानी कि क्या हो रहा कि ये मेथेन एक यौगिक है, ये क्लोरीन एक तत्व है, इसके साथ क्रिया करके, क्लोरीन के अणु के साथ क्रिया करके मेथेन से जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापित हो जाता है और वहाँ पर क्लोरीन खुद आकर बैठ जाता है, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक के साथ, ठीक, किसी अन्य यौगिक या तत्व से क्रिया कराते हैं, तो यदि यौगिक के एक परमाणु को विस्थापित कर दूसरे यौगिक या दूसरा परमाणु उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से क्लियर है, प्रति का मतलब दूसरा स्थान, यानी कि दूसरे के स्थान पर स्थापित होना क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ओके। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरीनीकरण कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। तो अगर आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, आप 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को देखकर आइएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। और वैसे हम लोग जल्द ही ये चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है भाई, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। बस अब हम लोग कुछ कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़कर उसके बाद इस चैप्टर को एंड गेम कर देंगे। उसके बाद यहीं पर केमिस्ट्री छोड़ेंगे और फिजिक्स हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए
बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, ठीक ना। चलिए, तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद आप हेडिंग लगाइएगा आक्सीकरण अभिक्रिया, हेडिंग लगाइएगा आक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर है आपका आक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला नंबर है आक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आक्सीकरण अभिक्रिया, ये देखिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण हैं सब। तीसरा नंबर है ना सर, तीसरा नंबर आक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया भी जानते हैं और अपचयन अभिक्रिया भी जानते हैं। तो आक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में लिख लीजिए, आक्सीकरण और अपचयन, अपचयन दोनों साथ में लिख लीजिए, अपचयन अभिक्रिया। दोनों आपको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, आक्सीकरण और अपचयन, आक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बात बस थोड़ा सा एक लाइन। ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, बस थोड़ा सा एक बात याद रखिए ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से ना ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, क्या ऋण विद्युतीय तत्व, ये ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं आपको मैं समझा दूं कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस होती है वो ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो आपको मैं बेसिक पढ़ाया हूं जो 2 वीडियोस, उन वीडियोस को अगर देखें तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है, जिस पर माइनस का आवेश होता है ऋण विद्युतीय तत्व होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जब क्या होते हैं, जुड़ते हैं, क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण। मतलब कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व कोई जुड़ा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय, अब धन विद्युतीय आपको समझ में आ गया होगा, धन विद्युतीय तत्व क्या होंगे, अलग होंगे, अलग होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, या तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व अलग हो, तब क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसी का उल्टा कर देंगे तो अपचयन, धन विद्युतीय तत्व जुड़े और ऋण विद्युतीय तत्व अलग हो तो क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ये काम आपको, ये बस 2 बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सीकरण कब होगा और अपचयन अभिक्रिया कब होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो कार्बन है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो ये CO2 का निर्माण करता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है CO2। ये देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही आपको CH4 धन Cl2 किए, यहाँ देखिए CH3Cl धन HCl, ये देखिए इससे हाइड्रोजन निकल गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। और ये क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश है, तो हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन जुड़ गया, तो कैसे अभिक्रिया होगी, तो हमने कहा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। क्लोरीन तो हमको पता है भैया माइनस का 1 होता है, अगर आपको नहीं पता तो पहले की 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लोरीन में क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ऋण विद्युतीय तत्व यही कहलाएगा। तो ये क्या हुआ, जुड़ा, और हाइड्रोजन देखिए इससे क्या हो गया, वो हाइड्रोजन इस यौगिक से अलग हुआ, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको समझ में आए, बहुत ही बढ़िया समझ में आए, ओके। तो आप इतना याद रखिए कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व अलग होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं, इसका उल्टा कहते हैं, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तथा
का एग्जांपल क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल क्या होगा? जैसे आपको बता दें JDNO जिंक ऑक्साइड को हम लोग अगर कार्बन के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ? कार्बन के साथ, तब क्या होता है? ये जिंक से ऑक्सीजन अलग होकर C के साथ चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ? इससे अलग हो गया। तो हमने कहा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व अलग होते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आएगा? तो ये है। एक और आप लिख सकते हैं जैसे H2 धन O2, ये क्या होगा? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में जुड़कर H2O बनाएगा। क्या? H2O बना देगा। यहाँ पर संतुलित कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है। हाँ भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन के साथ साथ देखिए हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, दोनों जुड़ रहा है। तो ये अपचयन भी है, अपचयन भी है और प्लस ऑक्सीकरण भी है। क्या? ऑक्सीकरण भी है। ठीक है, तो ये दोनों, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप आपको ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया तीनों समझ में आया होगा। तो आप हेडिंग बनाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ओके, ये इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों बातें को बढ़िया समझ में आ गया। अब आगे हेडिंग बना लीजिए योगात्मक अभिक्रिया। नाम से क्लियर है, योगात्मक मतलब होता है जुड़ना। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आपस में जुड़कर एक बड़े नए यौगिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं और योगात्मक अभिक्रिया आपको समझाता हूं। आप तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में सभी अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिया है तो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए तो हेडिंग लगा दीजिएगा योगात्मक अभिक्रिया। इसको मैं मिटा दूं, मिटा दूं ना? तो लास्ट हेडिंग लगा दीजिएगा योगात्मक अभिक्रिया। जानो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया इसको कहेंगे वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक बड़े और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को जोड़े तो CO2 बना है। समझ में आएगा? एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को जोड़े तो क्या बना है? CO2 बना है। और हम बहुत सारा कर सकते हैं। और आपका है जैसे ये आपका ले लिया कार्बन की मध्य डबल बॉन्ड, इसके साथ आपका मान लो कि दे दिया CH3, ये CH3 दे दिया, इसके साथ आपको मान लो CH3 दे दिया और CH3 दे दिया। मान लिया जाए कि इसको प्लेटिनम की उपस्थिति में, फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराया जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ से एक बंध क्या होता है? टूट जाता है और इसके बाद एक और बंध उपस्थित हो जाता है और ये CH3 आपका हो जाता है CH3। समझ में आया क्या? थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है ना? इसका नंबर 1 2 3 4, इसका नंबर 1 2 3 4, ये है आपका। तो ये देखिए क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। देखिए इस एल्कीन से यानी कि एल्कीन से एल्केन का निर्माण हो गया, तो क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा ना, जुड़ेगा कि 4 बनाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3
पूरा क्लियर हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक बड़े नए यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आई होप आपको इतना बात समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक जितना मैं पढ़ाया हूँ वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले हम लोग पढ़े समावयवता, समावयवता बनाने का तरीका देखें, ठीक कैसे होता है, इसको हम लोग पूरा साइंटिफिक रीजन से देखें कि कैसे समावयवता होता है, क्यों इसको कहते हैं, ये सब सारी बातें जाने। उसके बाद रासायनिक गुण देखे हैं, और रासायनिक गुण में हम लोग पहला नंबर दहन, दूसरा नंबर हम लोग प्रतिस्थापन, तीसरा नंबर ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स देखें, और चौथा नंबर योगात्मक अभिक्रिया देखें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का निर्माण विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, तो वो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि दो से ज्यादा वीडियो अब नहीं होगा, बस कम से कम 2 तो लग जाएगा वीडियो बनाने में, ठीक। चलिए खत्म करने में 2 वीडियो तो आपका लग ही जाने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम खूब बढ़िया से इत्मीनान से पढ़ते रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो आप हमेशा 5:15 पर प्रीमियर वीडियो फिलहाल में देखा कीजिए। आगे से हम आपको टाइमिंग बताएंगे जब लाइव आएंगे तो, ओके। बहुत जल्दी हम लोग फिजिक्स के साथ लाइव आने वाले हैं, तो आपका इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जैसे मैं लाइव आने वाला होगा उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ, ओके ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे वीडियो पसंद आया है और क्या आपको अच्छा लगा है आज की क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।